गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 17, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। द कैपिटल स्ट्रक्चर विच मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म इज कॉल्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिस पे एक फर्म की जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो, उसी को क्या कहेंगे? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। अदर वर्ड में हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जिस पे एक फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम होगी और उस फर्म की जो टोटल वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। यानी कि इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, कौन सा ऑब्जेक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो जाए और फर्म की वैल्यू का मतलब शेयर होल्डर्स जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो। इसके लिए जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेगा फर्म के लिए। तो इसके लिए जो फाइनेंशियल मैनेजर है, कैपिटल स्ट्रक्चर में जो वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, जिसको हम मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोप्राइटरी फंड, ठीक है, जिसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिटेन को इंक्लूड करते हैं। सेकंड, लॉन्ग टर्म डेट्स, जिसमें डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को इंक्लूड करते हैं। तो जो ये फाइनेंस के वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, इनका एक ऐसा रेशियो, ठीक है, ऐसा रेशियो सिलेक्ट करेगा जिससे फर्म की जो ओवरऑल कॉस्ट है, जिसको K0 से डिनोट करेंगे, वो मिनिमम हो, ठीक है, और फर्म की जो टोटल वैल्यू है, मीन्स शेयर होल्डर्स वेल्थ, वो मैक्सिमाइज हो। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, और साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्स्ट, सिंपलिसिटी। कैपिटल स्ट्रक्चर सिंपल होना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो एक फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सिंपल होना चाहिए। सिंपल मीन्स, यानी कि सिंपलिसिटी मीन्स उस फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अलावा जो अदर फाइनेंस के सोर्सेज होंगे वो मिनिमम होने चाहिए। मीन्स अगर मैं रेशियो की बात करूं, जो वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, तो उनमें इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का जो रेशियो है वो ज़्यादा होना चाहिए। जो हमारे अदर सोर्सेज हैं वो मिनिमम इशू करने चाहिए। और अगर इनिशियल कंडीशन की बात करें, यानी कि जब स्टार्टिंग में कोई भी फर्म अपनी कैपिटल रेज करती है तो इनिशियली ओनली इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के थ्रू ही अपनी कैपिटल रेज करनी चाहिए। जो डेट्स इंस्ट्रूमेंट है उसको लेटर स्टेज में इशू करके कैपिटल रेज कर सकती है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में जब बिजनेस स्टार्ट कर रही है उसी टाइम के कैपिटल रेज के लिए अगर कोई कंपनी डेट्स यूज करना चाहेगी तो सबसे पहले बात तो उसको ईजिली लोन मिलेगा नहीं, ठीक है। सेकंड, अगर मिल भी गया तो फिर ये नहीं पता कि बिजनेस कैसे रन करेगा, कितने टाइम पीरियड में उसकी अर्निंग आनी स्टार्ट होगी। बट डेट्स है तो उसे टाइम टू टाइम इंटरेस्ट की पेमेंट तो करनी होगी ना, उसके प्रिंसिपल अमाउंट की भी पेमेंट करनी होगी, यानी कि कंपनी पर एक तरीके से बर्डन हो जाएगा। तो उस बर्डन को अवॉइड करने के लिए स्टार्टिंग में जो डेट्स इंस्ट्रूमेंट है उसको इशू नहीं किया जाता। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जब भी फर्म या कंपनी में नीड हो, ठीक है, उसमें अल्टर किया जा सके, मीन्स उसमें चेंज किया जा सके। यानी कि कंपनी के लिए ये पॉसिबल होना चाहिए कि चेंज सर्कमस्टांसेस में कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को मिनिमम कॉस्ट पर विदाउट डिले के चेंज कर पाए। यूज ऑफ द डेट मेक्स द कैपिटल स्ट्रक्चर मोर फ्लेक्सिबल। फाइनेंस के जितने भी सोर्सेज हैं उनमें से अगर एक फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल बनाना चाहती है, ठीक है, तो वो फाइनेंस के जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं, मींस डिबेंचर, लोन, इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेगी। इनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने का मतलब जब कंपनी को फाइनेंस की नीड होगी तो इनको इशू करके
फाइनेंस अरेंज कर लेगी, ठीक है। और जिस टाइम फाइनेंस की नीड नहीं होगी तो डेट्स हैं, लोन है, तो इनको रिडीम करके, मीन्स जब रिक्वायर नहीं होगी तो इनको रिडीम कर देगी, पेमेंट कर देगी। तो इस तरीके से वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट है मिनिमम रिस्क। 1 मिनट। मिनिमम रिस्क, कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें मिनिमम रिस्क हो। यानी कि मिनिमम रिस्क का मतलब कंपनी को जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उन्हें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कम से कम यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो डेट्स हैं वो एक कंपनी की सोलवेंसी को इफ़ेक्ट करते हैं। सोलवेंसी मीन्स कंपनी टाइम पे इंटरेस्ट और डेट्स का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उनकी पेमेंट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मीन्स पेमेंट करने में एबल होगी या नहीं होगी, इसी को क्या बोलते हैं? सोलवेंसी, ठीक है। तो एक कंपनी को जो डेट्स हैं वो इतने ही यूज करने चाहिए जिससे कि उसका जो सिग्निफिकेंट रिस्क है वो इंक्रीज ना हो। यानी कि पहले डेट्स से रिलेटेड टॉलरेंस लिमिट डिसाइड कर लेनी चाहिए। टॉलरेंस लिमिट का मतलब एक बाउंड्री बना लेंगे कि इस लिमिट तक ही डिबेंचर यूज करने हैं, डेट्स यूज करने हैं। अगर इससे ज़्यादा यूज करेंगे तो इससे फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होने का मतलब एडवर्स सिचुएशन में जो कंपनी है वो डेट्स की पेमेंट करने में एबल नहीं होगी, तो ऐसी कंडीशंस में डेट्स को यूज नहीं करेगी। नेक्स्ट है मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स इंटरेस्ट ऑन डेट्स और डिविडेंड ऑन शेयर्स। यानी कि डेट्स की जो कॉस्ट है वो इंटरेस्ट, ठीक है, और शेयर की कॉस्ट डिविडेंड। अब जो हमारे पास वेरियस लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स हैं उनमें से जो डेट्स है वो चीपर सोर्स है। अगर मैं कंपेयर करूं डेट्स और इक्विटी को तो इन दोनों में जो चीपर सोर्स है फाइनेंस का वो कौन सा है? डेट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेट्स पे जो इंटरेस्ट की रेट है वो लोअर होती है, किसके कंपैरिजन में? इक्विटी शेयर होल्डर को जो एक्सपेक्टेड रेट के अकॉर्डिंग डिविडेंड रिटर्न किया जाता है उसके कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट लोअर होती है। तो ये कह सकते हैं कि डेट्स और इक्विटी दोनों में से चीपर सोर्स कौन सा होगा? डेट्स होगा, ठीक है। ये तो इसका बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या है डेट्स का? कि प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन डेट्स की पेमेंट की जाती है और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है फिर उसमें से टैक्स पे किया जाता है। तो सेकंड बेनिफिट ये हो गया। बट इसमें रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। अब रिस्क सबसे ज़्यादा कैसे होता है? अगर बाय द चांस किसी ईयर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी उसे इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होगी। यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये दोनों कंपनी के प्रॉफिट यानी कि अर्निंग पे चार्ज होते हैं। चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब पेमेंट करना कंपलसरी। बट जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो इक्विटी शेयर कैपिटल के कंपैरिजन में चीपर, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड पे किया जाता है उसकी रेट इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड पे किया जाता है उसके कंपैरिजन में लोअर होती है, ठीक है। तो अगर हम प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में से चीपर सोर्स कौन सा होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर तीनों को कंपेयर करें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी और डेट्स, ठीक है, तो इनमें चीपेस्ट कौन सा होगा? डेट्स चीपेस्ट होगा। बट रिस्क सबसे ज़्यादा होगा उसमें। अगर मैं रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो उसके लिए जो इक्विटी शेयर है वो बेस्ट रहेगा, और अगर कॉस्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो डेट्स बेस्ट रहेगा, ठीक है। और इन दोनों के अगर मिड की बात करें तो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो बेस्ट रहेगी। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसमें डेट्स का सफिशिएंट अमाउंट भी इंक्लूड होना चाहिए। यानी कि डेट्स भी इंक्लूड होना चाहिए बिकॉज फाइनेंस का वो चीपेस्ट सोर्स होता है। नेक्स्ट, सफिशिएंट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल इन टाइम। लिक्विडिटी का मतलब ये चेक करना है कि एक फर्म
टाइम पे इंटरेस्ट और जो डेट्स है उसके प्रिंसिपल अमाउंट को टाइम पर पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इफ फर्म इज कंसिडर लिक्विड इफ इट इज एबल टू पे द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अंडर रीजनेबल प्रेडिकेटेड एडवर्स कंडीशन, यानी कि एक फर्म को उसी टाइम लिक्विड कंसिडर किया जाएगा जब वो एडवर्स कंडीशन में भी इंटरेस्ट और उसके प्रिंसिपल अमाउंट को टाइम पे करने में एबल होगी। तो इसलिए डेट्स के ऑप्टिमम अमाउंट को डिटरमाइन करते टाइम ये एनालाइज करना चाहिए कि एक फर्म रिसेशन कंडीशंस यानी कि एडवर्स कंडीशंस के अंडर अपनी लिक्विडिटी को कैसे मेंटेन रख सकती है। हाँ जी, नेक्स्ट है मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। एक फर्म या कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए जो इक्विटी शेयर होल्डर को मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करे। इफ़ देयर इज अ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अर्निंग हायर रिटर्न ऑन कंपनीज एसेट्स इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि कंपनी जिस कॉस्ट को यूज करके मतलब जिस कॉस्ट के थ्रू कैपिटल या फाइनेंस रेज किया है और उस फाइनेंस को जिस पर्टिकुलर एसेट्स में इन्वेस्ट किया है उस एसेट्स की जो रिटर्न है, ठीक है, वो ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, उस डेट्स पे जो इंटरेस्ट की रेट है, मींस उस डेट की जो कॉस्ट है, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, ये लेस देन है किससे, रेट ऑफ रिटर्न से। तो ऐसे में कंपनी को लार्ज अमाउंट ऑफ डेट्स यूज करना चाहिए क्योंकि इससे उस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मैक्सिमाइज होगी, और अदर कंडीशन में इसके रिवर्स। हाँ जी, नेक्स्ट है रिटेनिंग कंट्रोल। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो परजेंट मैनेजमेंट को कंपनी के कंट्रोल में हेल्प प्रोवाइड करे। इस पर्पज़ के लिए कंपनी को डेट्स को प्रेफर देनी चाहिए, यानी कि एक कंपनी जिसे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो जो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस के सोर्स यूज करे उसमें वो किसको प्रेफरेंस देगी, किसको प्रायोरिटी देगी, डेट्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि इक्विटी कैपिटल को, क्योंकि अगर वो इक्विटी कैपिटल इशू करके फाइनेंस रेज करेगी तो इससे जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो तो और इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि इससे जो कंट्रोल है वो और ज़्यादा पर्सन के हाथों में चला जाएगा। और पहले से ही जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है वो क्या चाहता है, कंपनी के कंट्रोल को होल्ड करना चाहता है। तो इसके लिए कौन से फाइनेंस को यूज करेंगे, डेट्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उन्हें कंपनी की मीटिंग में ना तो वोट डालने का राइट होता उनके पास और ना ही किसी डिसीजन में इन्वॉल्व होने का राइट होता, और ना उनके पास कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको इलेक्ट करने का राइट होता, जबकि जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास वोटिंग राइट भी होता है, कंपनी मीटिंग में वो पार्टिसिपेट भी करते हैं, डिसीजन में इन्वॉल्व भी होते हैं, मीन्स अपना सजेशन भी देते हैं, ठीक है। और जो ये डायरेक्टर्स हैं इनको इलेक्ट करने में भी, मतलब कंक्लूजन ये है कि जो भी कंपनी या जो भी फर्म कंट्रोल को टाइट रखना चाहती है वो इक्विटी शेयर इशू नहीं करेगी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट के टाइम, तो वो अपनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को कौन से सोर्स के थ्रू कंप्लीट करेगी, डेट्स के थ्रू, ज़्यादा से ज़्यादा वो डेट्स यूज करेगी। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे कि जो फर्म है वो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन से बची रहे। अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन का मतलब फॉर इंस्टेंट टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शुड बी अवॉइडेड because these institutions impose a number of restrictions on further borrowing of the company। कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना उनसे लॉन्ग टर्म लोन लेने से
बचना चाहिए। मीन्स कंपनी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर लॉन्ग टर्म मिल भी रहा है तो भी उसको अवॉइड करना चाहिए। उसका रीज़न, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस कंपनी के ऊपर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते हैं। लाइक कंपनी को फर्दर लोन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, इम्पोज लगा देंगे कि जब तक आप हमारे लोन की पेमेंट नहीं कर देती तब तक आपको फर्दर लोन आप नहीं ले सकते, या फिर रेट को इंटरेस्ट की रेट को इंक्रीज़ करो। तो ऐसे जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको अवॉइड करने के लिए कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से बस शॉर्ट टर्म के लिए ही फाइनेंस अरेंज करेगी, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट है लीगल रिक्वायरमेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो एक फर्म की लीगल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता हो। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम ये सर्टेन गाइडलाइंस इशू करता है, जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर को लेके भी गाइडलाइंस इशू की जाती है। लाइक जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म सोर्सेज है उनका क्या रेशो होना चाहिए, कौन से सोर्सेज से कितने अमाउंट तक फाइनेंस रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेबी ने जो भी गाइडलाइंस इशू किए हैं उनको फॉलो करते हुए फिर कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाएगा।